वेलकम गाइस। तो आज हम उन सभी रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे जो हमसे प्रीवियस लेक्चर में गलती से छूट गए थे या हमने किसी कारण से जानबूझकर छोड़ दिए थे। तो गाइस आज हमारा बेसिक HTML पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आपको याद होगा मैंने ट्यूटोरियल 2 में आपको सारे टेक्स्ट बताए थे एक्सेप्ट SUB टैग और SUP टैग। SUB मतलब सब स्क्रिप्टेड टेक्स्ट और SUP मतलब सुपर स्क्रिप्टेड टेक्स्ट। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सब कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो गाइस देखो, जैसे मैंने लिखा H और SUB के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 2 और SUB के बाहर O। तो देखो H2O मुझे आउटपुट मिलेगा, ये तो आपको दिख गया, पर ये 2 कैसे नीचे आया, तो ये SUB टैग का यूज़ करा इसलिए नीचे आया। अब देखो X और SUP के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, वापस 2 लिखता हूँ, पर यहाँ का 2 देखो आप ऊपर जा चुका है, यानी कि सुपर स्क्रिप्टेड टेक्स्ट। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि केमिकल फॉर्मूलास में SUB का यूज़ करेंगे और एक्सपोनेंशियल या फिर पावर्स की बात आएगी तो SUP का यूज़ करेंगे। अब देखो गाइस ब्लॉक कट क्या होता है। ब्लॉक कट मतलब कि आपने इसके अंदर जो पैराग्राफ या फिर जो सेक्शन इंक्लूड किया है ना, वो किसी और सोर्स से लिया गया है। ठीक है, तब इसका प्रूफ क्या है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा कि आप यहाँ पर कोई सा भी एक पैराग्राफ इंक्लूड कर दो जो कि एक्सटर्नल सोर्स से लिया गया है। उसका प्रूफ ये है कि सामने जो आपको ये ब्लैंक स्पेस दिख रही ना स्टार्टिंग में, जो ये इंटेंडेशन दिख रहा है, ये इसका सबसे बड़ा प्रूफ है गाइस। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस कि अगर आप मान लीजिए पैराग्राफ को क्यू एलिमेंट के अंदर रख देते हैं। अब ये क्यू एलिमेंट क्या है, तो क्यू एलिमेंट मतलब शॉर्ट इनलाइन कोटेशन। आप जैसे ही देखो पैराग्राफ को इंक्लूड करोगे है ना क्यू के अंदर, तो देखो पैराग्राफ में इन्वर्टेड कोमास आ चुके हैं। तो गाइस आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ ABBR टैग ये क्या है और ये क्यों यूज़ होता है। तो ये एब्रीविएशंस के लिए यूज़ होता है। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि एब्रीविएशंस क्या होते हैं। तो देखो जैसे टाइटल ये एट्रीब्यूट है, इसके अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ मान लो अभी के लिए विनायक सिंह। मुझे इस विनायक सिंह को छोटा करना है, तो इसको छोटा कैसे करता हूँ मैं, VS से। तो मैं VS पे जैसे ही कर्सर ले जाऊँगा तो उसका जो बड़ा नाम है यानी कि विनायक सिंह वो आ जाएगा। आपने देखा होगा कि डॉक्टर के लिए DR डायरेक्ट यूज़ करते हैं, मैसेज के लिए MSG डायरेक्ट यूज़ करते हैं। तो ये जो बड़े बड़े वर्ड्स है ना, इनको कैसे छोटा किया जाए है ना, उनके लिए एब्रीविएशंस यूज़ होते हैं। अब गाइस देखो मैंने पैराग्राफ के अंदर क्या टैग यूज़ करा, साइड टैग यूज़ करा। साइड टैग क्या होता है, ये क्रिएटिव वर्क का टाइटल बताता है। जैसे मैंने लिखा फ्लेमेच्योर और फिर मैंने लिखा साइड के बाहर बाय विनायक। तो देखो फ्लेमेच्योर थोड़ा सा इटैलिक हो गया। और देखो कि क्रिएटिव वर्क में मतलब किसी पर्सन का नाम, ऑथर का नाम नहीं आता। बुक का नाम आ सकता है, सॉन्ग आ सकता है, मूवीज आ सकता है, या फिर देखो मेरे चैनल का नाम फ्लेमेच्योर ये भी आ सकता है। अब गाइस हम ट्यूटोरियल 3 के टॉपिक्स पर चलते हैं कि ट्यूटोरियल 3 में हमने क्या नहीं पढ़ा था। तो गाइस देखो मेरा ट्यूटोरियल 3 क्या था, HTML लिंक्स एंड इमेजेस। ठीक है गाइस, आप देखिए कि मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि आप किस प्रकार से इमेज को लिंक की तरह काम करवा सकते हैं। अब देखो एंकर HREF, इसमें मैं सबसे पहले क्या दूंगा, मैं लिंक देता हूँ। तो मैं अपने YouTube चैनल की लिंक को कॉपी करता हूँ और HREF यानी कि हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो गाइस अब ध्यान से देखिएगा, मैं अपने चैनल पर जा चुका हूँ और मैंने कॉपी करी लिंक एड्रेस और यहाँ पर पेस्ट किया। तो गाइस अब ध्यान दीजिएगा कि मैंने एक लिंक मतलब यहाँ पर क्रिएट कर ली। अब मैं इस लिंक का यूज़ कैसे करूँगा, वही तो हमको देखना है। और मैंने आपको क्या बोला कि इमेज एज अ लिंक, यानी कि इमेज को एज अ लिंक यूज़ करेंगे। तो हमको इमेज तो ऐड करना ही पड़ेगा, और किसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, एंकर टैग के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो देखो IMG SRC, यहाँ पर मैं सोर्स दे दूँगा। सोर्स क्या दूंगा मैं, मेरा इमेजेस फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर में fly.jpg मेरी इमेज रखी हुई है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ना पहले ही। तो गाइस देखो यहाँ पर मेरी इमेज तो आ चुकी, पर बहुत बड़ी आई। मैंने आपको कारण भी बताया जब मैंने पढ़ाया था, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर कोई भी एट्रीब्यूट पास नहीं करा है, उसकी हाइट वेट कुछ भी नहीं बताइए। तो मैं एक हाइट दे देता हूँ उसको 60। तो देखो 60 पिक्सल में वो आ चुकी है हाइट। मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो वैसे ही वो अपना जो पेज है वो रिफ्रेश होकर कहाँ चले जाता है, मेरे ट्यूटोरियल पर चले जाता है। तो गाइस अब हम देखते हैं कि ईमेल लिंक क्या होता है। तो गाइस अब देखिएगा कि मैं जैसे ही एंकर HREF में मैं लिखता हूँ मेल टू, ये लिखना बिल्कुल ज़रूरी है कि आपको मेल किसको करना है। तो आपने क्या लिखा, मेल टू, और इसके बाद आप मेल ID लिख दो जिस पर भी आपको ईमेल सेंड करना है। तो मैंने लिखा एग्जाम्पल के लिए vinayak@123, ठीक है गाइस, .com। तो मैंने पूरा मेल यहाँ पर लिखा। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं उनको मैसेज तो दूंगा ना कि आप सेंड ईमेल, ऐसा दिखना चाहिए उनको लिंक। तो मैंने क्या लिखा, नाम सेंड ईमेल। अब जैसे ही देखो कोई सेंड ईमेल पर क्लिक करेगा, ठीक है, तो देखो मुझे कौन सा पेज खुल गया, मेरा मेल वाला पेज खुल गया।
तो गाइस आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम ईमेल लिंक का किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। अब गाइस मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि आप बटन को एज अ लिंक कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा, बटन टैग लिखा, और बटन इस टैग के अंदर मैंने क्या लिखा, ऑन क्लिक। ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है गाइस, तो आप इस पर अभी ध्यान मत दीजिएगा, मैं जावास्क्रिप्ट की जल्दी ट्यूटोरियल लाने वाला हूँ। तो देखो, जैसे ही कोई इस पर क्लिक करता है तो डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन यानी कि डॉक्यूमेंट की लोकेशन क्या हो जाना चाहिए। तो देखो डॉक्यूमेंट क्या है, मैंने आपको बताया कि ये व्हाइट स्क्रीन को बॉडी भी बोला जाता है HTML में, पर डॉक्यूमेंट बोला जाता है जावास्क्रिप्ट में। तो देखो इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, तो वही मैं वापस चैनल पे गया, उस पर मैंने किसी भी एक वीडियो की मैं लिंक को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पुट करता हूँ कहीं मैं डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन में, यानी कि और ऑन क्लिक क्या है, एक इवेंट है, यानी जब भी कोई उस पर क्लिक करे तब। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब उस पर कोई क्लिक करे तब। तो गाइस देखो मैंने लिंक को यहाँ पर पुट कर दिया। अब मैं अपनी बटन का नाम भी तो दूंगा, तो मैंने बटन का नाम क्या दिया, मैंने नाम दिया HTML ट्यूटोरियल। तो देखो उसको आउटपुट यानी कि जो भी यूज़र होगा उसको आउटपुट क्या दिखेगा, HTML ट्यूटोरियल। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ देखो HTML ट्यूटोरियल। अब गाइस आप ध्यान दीजिएगा, मुझे ये एक्स्ट्रा एक इन्वर्टेड कॉमास का बच गया, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ये गाइस मैंने रिमूव कर दिया। अब गाइस देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ पर कुछ हो नहीं रहा, क्यों, क्योंकि मुझे शायद कहीं लिंक में प्रॉब्लम है। तो गाइस इसको मैं नीचे ले आता हूँ, हाँ ठीक है अब बिल्कुल सही है। अब देखो जैसे मैंने क्लिक करा, मैं अपने फ्लेमेच्योर पर जा चुका हूँ, अपनी वीडियो पर जा चुका हूँ। मैंने जो भी लिंक यहाँ पर पुट करी, आप कोई सी भी लिंक इसके पीछे छुपा सकते हो। ठीक है गाइस, देखो लिंक नहीं दिख रही है उसको, पर फिर भी वो लिंक पर जा चुका है। तो यही एक कमाल की चीज़ है गाइस इसमें, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। तो गाइस आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा कि हम बटन को किस प्रकार से लिंक की तरह काम करवा सकते हैं। तो गाइस अब हम देखते हैं कि पिक्चर टैग क्या होता है। तो गाइस पिक्चर टैग क्या होता है कि वो हमारे ब्राउज़र को बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो देखिए कैसे प्रोवाइड करता है, हम उसमें अलग अलग सोर्सेज देते हैं। तो देखिए मैंने क्या लिखा, सोर्स, और इसके अंदर मैंने लाइक एट्रीब्यूट क्या दिया, मीडिया। तो गाइस देखिए इसके अंदर आपको पता है कि एट्रीब्यूट में क्या होता है, वैल्यूज़ होती है। तो देखो मैं मीडिया में क्या वैल्यू देता हूँ, मैं देता हूँ मैक्सिमम विड्थ यानी कि मैक्स विड्थ। आप मिनिमम विड्थ भी दे सकते थे, MIN मीन विड्थ से। तो मैंने अभी मैक्सिमम विड्थ क्या दी, 200 पिक्सल, यानी कि जो मेरी ये ब्राउज़र की विंडो है ना, जब ये 200 पिक्सल की होगी तो मुझे एक इमेज दिखाना होगी। कौन सी इमेज दिखाना होगी, तो आपको पता है कि जब भी मुझे इमेज दिखाना होती है तो मैं उसके लिए क्या देता हूँ, सोर्स देता हूँ। तो मैं SRC ACT में क्या देता हूँ, इमेजेस फोल्डर के अंदर कौन सी इमेज, nature.jpg। ठीक है, मैंने क्या लिखा, nature.jpg, यानी कि इमेजेस फोल्डर के अंदर से मुझे nature.jpg दिखाना है। गाइस देखो मैं इसी को क्या करता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ उसके नीचे, यानी कि मैं 2 सोर्स प्रोवाइड कर चुका हूँ, है ना। अब देखो जो सेकंड सोर्स है उसमें मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 300 पिक्सल, यानी कि मैक्सिमम विड्थ जब 300 पिक्सल हो तो मुझे कौन सी इमेज दिखाना है, तो मुझे इमेज जो है वो अलग दिखाना है, कौन सी, butterfly.jpg। अब गाइस देखो इमेज जब तक नहीं दिखेगी जब तक आप IMG टैग का यूज़ नहीं करोगे। तो IMG के अंदर भी मैं एक सोर्स दूंगा, क्या सोर्स दूंगा, इमेजेस फोल्डर के अंदर, है ना। और उसके अंदर मैं क्या दूंगा, नाइट व्यू करके एक मेरे पास इमेज है इसके अंदर, मैं वो दूंगा। अब गाइस देखो अभी मुझे nature.jpg क्यों दिख रहा है, क्योंकि मेरी जो विंडो की जो साइज़ है ना वो 200 थी। देखो जैसे ही मैं 300 पे लाया तो देखो मुझे क्या दिखा, बटरफ्लाई, और जैसे ही मैं ऊपर ले गया तो मुझे नाइट व्यू दिखा। अब गाइस देखो अभी क्या है, 200 पिक्सल है तो मुझे nature.jpg दिख रही है। जैसे ही मैं देखो 300 पे ले गया मैक्सिमम विड्थ, तो मुझे कौन सी दिखी, मुझे butterfly.jpg दिखी। अब मैं और ऊपर ले गया मान लो तो मुझे कौन सी दिखी, नाइट व्यू HD वॉलपेपर दिखा मुझे। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमने इसे रिस्पॉन्सिव बनाया। अब अगर जो यूज़र होगा वो अलग अलग डिवाइस में अगर हमारी वेबसाइट को ओपन करेगा तो उसको हर अलग विड्थ के लिए एक अलग इमेज दिखेगी। तो ये कितना बढ़िया फैसिलिटी प्रोवाइड करी मुझे पिक्चर टैग ने। तो गाइस अब हम चलते हैं ट्यूटोरियल 4 पर। तो ट्यूटोरियल 4 में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था टेबल एंड लिस्ट, कि हम कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, हम कैसे लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो गाइस देखिएगा मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ, मैं एक टेबल क्रिएट करके आपको बताता हूँ। मैंने लिखा टेबल टैग, यानी मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। टेबल टैग के अंदर मैंने सबसे पहले क्या करा, एक रो क्रिएट करी, TR, फर्स्ट TR यूज़ करा है, यानी कि पहली रो क्रिएट करी। और TD के अंदर मैं क्या करता हूँ, डेटा लिखता हूँ। तो पहला डेटा मैंने क्या डाला मेरी टेबल में, विनायक। और मैंने ऐसे ही मैंने सेकंड डेटा क्या डाला, मैंने डाला राहुल। तो देखो फर्स्ट TR यानी कि पहली ही रो में विनायक राहुल मुझे मिलना चाहिए, तो देखो मिले विनायक राहुल। अब गाइस देखो अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि यार ये टेबल है कि क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बॉर्डर देता हूँ। तो मैंने बॉर्डर दे दी इसको, है ना, 1 पिक्सल की, तो मुझे बॉर्डर मिल चुकी है। अब गाइस देखो जो मैंने आपको नहीं बताया था ना, वो है यहाँ पर मैंने आपको नहीं बताया, वो कैप्शन टैग। देखो कैप्शन टैग क्या होता है, हमारे टेबल को हम कैप्शन दे सकते हैं। जैसे अभी विनायक और राहुल क्या दोनों नेम है, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या कैप्शन दे दूँ, मैं नेम दे दूँ। तो देखो नेम मुझे मिलेगा टेबल के ऊपर। कैप्शन टैग का यूज़ हमेशा टेबल टैग के नीचे ही करते हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब गाइस देखिएगा
कि जो मैंने आपको लिस्ट के अंदर नहीं बताया था ना, वो मैंने आपको नहीं बताया था डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो गाइस देखिए, DL की मदद से हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्रिएट करते हैं। और DL का के लिए यूज़ करते हैं, ये डिफाइन करता है ना, टर्म को डिफाइन करता है। तो जैसे मैंने अभी क्या लिखा, वाटर। अब देखो इसके अलावा आता है DD, ये क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है। DT तो क्या करता था, सिर्फ डिफाइन करता था, पर DD क्या करता है, उसको डिस्क्राइब करता है। तो देखो वाटर भी तो कैसा वाटर, हॉट की कोल्ड, तो हॉट वाटर। तो DD ने क्या करा, डिस्क्राइब करा, किसको, DT को। ठीक है गाइस। वैसे ही मैं एक और DT लिखता हूँ, T। अब T क्या है, इसने तो सिर्फ डिफाइन करा, अब इसको डिस्क्राइब कौन करेगा, DD। तो टी कैसी, ब्लैक टी की ग्रीन टी, तो ग्रीन टी। तो ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा कि हम किस प्रकार से लिस्ट में डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब गाइस देखिएगा कि मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया अभी तक, मेरे जितने ट्यूटोरियल्स थे उसमें जितने भी मिसिंग पॉइंट्स थे, मैंने आपको सभी कुछ कवर करे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं गाइस। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल के साथ। गाइस देखो, जैसे मैं लिखता हूँ मान लो HR, तो देखो इसने HR ने मेरी पूरी विड्थ ले ली स्क्रीन की, है ना। और ये जो होते हैं ना, जो ब्लॉक एलिमेंट्स, वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। तो वो एलिमेंट्स जो न्यू लाइन से स्टार्ट हो और पूरी विड्थ ले, उनको बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है गाइस, समझ गए आप, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। अब गाइस देखो, मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ इनलाइन एलिमेंट्स का। वो एग्जांपल है स्पेन। तो मैंने देखो जैसे लिखा है हेलो, है ना, मैं इसको नीचे ले आता हूँ BR टैग की मदद से। देखो मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ, ठीक है, यानी कि ब्रेक करता हूँ मैं लाइन को ऊपर, तो हेलो मुझे नीचे दिखेगा, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो गाइस देखो, इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप जितनी जगह में लिखो ना, जैसे ये BR हो गया, या फिर जो ये हेलो है ना, मतलब स्पेन टेक के अंदर जो आपने हेलो लिखा, तो ये सिर्फ इतनी सी ही जगह लेंगे, ऐसा नहीं कि पूरी विड्थ ले लेंगे। ठीक है गाइस, तो ये होता है ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इनलाइन एलिमेंट्स। तो गाइस आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। गाइस मैं आपको नेक्स्ट बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर कोड क्या होता है, हमारे HTML में कंप्यूटर कोड क्या होता है। तो गाइस देखिएगा कि सिंपली मान लो अगर मुझे कोड लिखना है, अब ये कोड क्या है, तो मैं क्या करता हूँ, एक कोड टैग का यूज़ करता हूँ, और उसमें मैं सिंपली आपको लिख बताता हूँ कि x = 15, है ना, ये x की वैल्यू है। वैसे ही मैं एक y की वैल्यू ले लेता हूँ, और y = क्या ले लूँ, 5 ले लूँ। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये कोड्स है ना। तो देखो z = मैं क्या लिखता हूँ, मान लो x + y लिखता हूँ। ठीक है, तो आप कंप्यूटर कोड का इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं जब आपको इस प्रकार के कोड लिखना हो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना हो। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर मैंने फिर भी आपको मैंने कहा बता दिया, क्योंकि सब कुछ मुझे कवर करवाना था आपको। मैं नहीं चाहता था कि आपका एक भी छोटा सा टॉपिक भी बचे। तो गाइस देखो, अगर मैं सिंपली लिखता हूँ कि कॉपी द डॉक्यूमेंट, अब मुझे क्या करना है कि मुझे यूज़र से कीबोर्ड से इनपुट लेना है। ठीक है, तो मैं काय का यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा KBD एलिमेंट का। वो क्या करता है, वो कीबोर्ड इनपुट को डिफाइन करता है। तो मैं KBD के अंदर क्या लिखूँगा, Ctrl+C, यानी कि आप Ctrl+C दबाओगे तो ये डॉक्यूमेंट कॉपी हो जाएगा। ठीक है, सिंपली इसका मतलब इतना सा है कि आपने कीबोर्ड से इनपुट को डिफाइन करना है आपको, तो इसलिए आपने KBD का यूज़ करा। अब गाइस देखो, अगर आपको वेरिएबल डिफाइन करना है तो आप VAR, है ना, इसका यूज़ करेंगे। तो देखो मैंने पहला क्या डिफ़ाइन करा, x डिफ़ाइन करा। वैसे ही मान लो मुझे y भी डिफ़ाइन करना होता, तो मैं VAR के अंदर y लिख दूंगा। तो देखो x और y मुझे दोनों ही डिफ़ाइन मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा कि हम किस प्रकार से वेरिएबल डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम कंप्यूटर कोड कैसे लिख सकते हैं, हम इनपुट को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, कीबोर्ड इनपुट को। अब देखो, मुझे अगर सैम्पल आउटपुट दिखाना है, आपने देखा होगा ना कभी फाइल नहीं मिलती तो मुझे क्या दिखता है कि फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, तो इनको बोलते हैं सैम्पल आउटपुट। अगर आपको ये सैम्पल आउटपुट दिखाना है तो आप ऐसे MP सैम्प का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो गाइस पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम बहुत ही जल्दी CSS वाला पार्ट अब स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा सब कुछ क्लियर हो चुका है, पूरा HTML पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।